एक हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, जो 1947 तक भारत का हिस्सा हुआ करता था। यहाँ की खुफिया एजेंसी है आईएसआई। इसे आप लोग इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं और ये काफी चर्चा में भी बनी रहती है। आखिर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई कैसे काम करती है और इसके काम की कई बार आलोचना भी होती रहती है। तो इसके बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोग देख लेते हैं, एक चर्चा कर लेते हैं। देखिए, हमारा प्यारा भारत है। हमारे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है किससे? पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान के सरकारी मीडिया के अनुसार एडजुटेंट जनरल पद पर काम करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को पाकिस्तान सेना की खुफिया संस्था आईएसआई का नया प्रमुख बनाया गया है। नए आईएसआई चीफ की नियुक्ति के साथ ही सोशल मीडिया पर इसकी भूमिका और इसके काम करने के ढंग के बारे में बहस शुरू हो चुकी है। 1 मार्च 2003 को पाकिस्तान की शीर्ष इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई के 2 दर्जन अधिकारियों ने रावलपिंडी के एक घर से खालिद शेख मोहम्मद को गिरफ्तार किया था और खालिद शेख मोहम्मद पर 11 सितंबर 2001 को अमेरिकी शहरों में हमलों की साजिश रचने का आरोप लगा था। उसी शाम आईएसआई ने इस्लामाबाद स्थित अपने हेडक्वार्टर में पाकिस्तानी और विदेशी पत्रकारों को ब्रीफिंग के लिए बुलाया ताकि इस गिरफ्तारी के बारे में उन्हें पूरी जानकारी दी जा सके। ऐसा कम ही होता है कि अपने किसी ऑपरेशन के मामले पर आईएसआई के किसी अधिकारी ने इस तरह सीधे विदेशी पत्रकारों को ब्रीफिंग दी हो, लेकिन यह घटना भी असामान्य थी, जिसमें आईएसआई के बारे में एक बार फिर बहस छेड़ दी। और ब्रीफिंग में मौजूद पत्रकारों में से अक्सर खालिद शेख मोहम्मद की गिरफ्तारी के बारे में पहले से ही जानते थे। उन्हें मालूम था कि खालिद शेख को रावलपिंडी में एक घर से गिरफ्तार किया गया था और यह घर जमात इस्लामी पाकिस्तान से करीबी संबंध रखने वाले एक मशहूर धार्मिक परिवार का था। उनका नाम अहमद अब्दुल कुद्दूस था और जिनकी मां जमात इस्लामी की एक सक्रिय सदस्य थी। ब्रीफिंग के दौरान पत्रकारों ने आईएसआई के डिप्टी डायरेक्टर जनरल से जमात इस्लामी और अलकायदा या फिर दूसरे चरमपंथी गिरोह के संभावित संबंध के बारे में सवाल पूछना शुरू कर दिया। डिप्टी डायरेक्टर जनरल नौसेना के एक अधिकारी थे। उन्होंने ब्रीफिंग रूम में उस दिन पत्रकारों को बुलाया था। जमात इस्लामी का अलकायदा या किसी अन्य आतंकी संगठन से कोई संबंध नहीं है। इस कार्रवाई के बाद आईएसआई ने एक तरफ पाकिस्तान के अंदर अमेरिकी सीआईए और एफबीआई के साथ मिलकर साझा ऑपरेशन किया, जबकि दूसरी ओर पाकिस्तान के अंदर धार्मिक लॉबी के साथ करीबी संबंध भी बनाए रखा। बहुत सारे सैन्य विश्लेषक कहते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ जंग के दिनों में एक फौजी नहीं बल्कि इंटेलिजेंस जंग लड़ी गई और इससे इस बात का पता चलता है कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच इंटेलिजेंस सहयोग ने आतंकियों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई में निर्णायक भूमिका निभाई। पाकिस्तान और अमेरिका के बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग का समझौता 9/11 के आतंकी हमले के तुरंत बाद हुआ था, जिसे कभी आम लोगों के सामने नहीं लाया गया। ये अमेरिकी हमले की बात हो रही है जो 9/11 का अमेरिका पर हमला हुआ था। यह समझौता एक ऐसे समय में हुआ जब अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के खात्मे के बाद अलकायदा से संबंध रखने वाले लोग अफगानिस्तान से भागकर पड़ोसी देशों में शरण लेने की कोशिश कर रहे थे और शुरुआती वर्षों में ज्यादातर अलकायदा नेताओं को पाकिस्तान के बड़े शहरों से गिरफ्तार किया गया। 9/11 हमले से जुड़े बड़े नाम और मुलजिम खालिद शेख मोहम्मद को रावलपिंडी से, जबकि रमजी बिन अल सीबा को कराची से गिरफ्तार किया गया। और विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान अमेरिका में इंटेलिजेंस सहयोग समझौते पर कामयाबी से अमल उस समय हुआ जब दोनों देश पाकिस्तान के नागरिक ठिकानों में अलकायदा से संबंध रखने वाले लोगों का पीछा कर रहे थे। अलकायदा के मशहूर नामों की पाकिस्तान के बड़े केंद्रों से गिरफ्तारी जाहिर करती है कि इंटेलिजेंस शेयरिंग की व्यवस्था मुश्किलों को नहीं बढ़ा रही थी, क्योंकि किसी बड़े प्रतिरोध के बिना ही अलकायदा के लोग गिरफ्तार हो रहे थे। लेकिन जैसे ही आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का केंद्र बदला और यह कबायली इलाकों की तरफ बना, तो पाकिस्तान और अमेरिका के बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग में व्यवहारिक और राजनीतिक मुश्किलें सामने आने लगी। और इसमें एक व्यवहारिक परेशानी पाकिस्तान सरकार और चरमपंथियों के बीच कबायली इलाकों में होने वाले शांति समझौता थे। समझौते से स्थानीय और अलकायदा के चरमपंथियों के बीच एक फर्क पैदा हो गया। व्यवहारिक स्तर पर अमेरिकी सेना पाकिस्तानी अधिकारियों के दृष्टिकोण से सहमत नहीं थी। इस बात का संकेत पाकिस्तान के कथित दोहरे
मापदंड की नीति की अमेरिकी आलोचना से मिलता है। और आईएसआई की कथित दोहरी नीतियों और उन धार्मिक शक्तियों के साथ संपर्क बनाए रखने पर अमेरिका खुश नहीं था। वो क्षेत्र में अमेरिका की मौजूदगी का विरोध कर रहे थे। यह कथित संपर्क उस समय भी जारी थे जब वॉशिंगटन ने तालिबान के साथ बातचीत की शुरुआत की और वहां से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने के समझौते पर दस्तखत किए। इधर पाकिस्तान में विपक्ष ने आईएसआई और उसके नेतृत्व पर राजनीतिक जोड़ तोड़ का आरोप लगाया और अपना कार्यकाल पूरा करने वाले आईएसआई की डीजी पर आरोप लगाया कि वो साल 2018 के संसदीय चुनाव में इमरान खान की कामयाबी के पीछे असली रणनीतिकार थे। और इस संस्था के बारे में ऐसा क्या है कि पाकिस्तान के अंदर और बाहर उसकी आलोचना होती है? ऐसा क्यों है कि राजनीतिक पृष्ठभूमि में किसी भी अपहरण, हत्या या धमकी का आरोप आईएसआई पर लगाया जाता है? इन सवालों का जवाब देना आसान नहीं है, लेकिन आईएसआई के एक अधिकारी ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि आईएसआई पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो क्षेत्र में जो कुछ हो रहा होता है उसकी खबर रखती है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में शांति वार्ता हो तो पाकिस्तान उसमें मौजूद होता है। तालिबान काबुल में सरकार बनाए तो दुनिया हमारी तरफ देखती है। अफगानिस्तान से पश्चिम राजनयिकों को सुरक्षित बाहर निकालने का मामला हो तो हमारी मदद की जरूरत होती है। आप जिस भी मामले की बात करें उसमें हमारा महत्व दिखाई देगा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर अब तालिबान के कब्जे के बाद से अब तक कार्यकाल पूरा करने वाले आईएसआई के डीजी ने 2 बार काबुल के दौरे किए और जहां वो वरिष्ठ तालिबान नेताओं से भी मिले। उसी समय पाकिस्तान वॉशिंगटन में अफगानिस्तान की स्थिति पर ध्यान दिलाने के लिए अमेरिका के साथ बातचीत भी कर रहा था। साल 1979 से लेकर साल 2021 तक आईएसआई अफगानिस्तान के हालात और उसके पाकिस्तान पर पड़ने वाले असर से निपटने में लगा रहा। आईएसआई के एक पूर्व डिप्टी डायरेक्टर जनरल ने नाम ना बताने की शर्त पर बीबीसी से कहा, इसमें कोई संदेह नहीं कि आईएसआई की बहुत बड़ी कामयाबी है कि हमने पाकिस्तान को बड़े नुकसान या अफगानिस्तान के हालात के नतीजे में होने वाले बड़े नकारात्मक असर से बचाया और पिछले 40 साल के दौरान क्षेत्र में अपनी सुरक्षा के लक्ष्य हासिल किए। और आप देखिए आईएसआई का संगठनात्मक ढांचा। आईएसआई की मूल जिम्मेदारी देश की सशक्त सेनाओं की व्यवहारिक और वैचारिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है, और जिसका पता इस संस्था के नाम यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस से लगता है। आईएसआई में सिविलियन भी ऊंचे पदों पर गए, लेकिन वह इस संस्था के संगठनात्मक ढांचे में वर्चस्व नहीं रखते हैं। जर्मन राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर हीन एच किसलिंग ने अपनी किताब आईएसआई और पाकिस्तान में इस संस्था का संगठनात्मक ढांचा दिया। इस पुस्तक के मुताबिक उन्होंने साल 1989 से साल 2002 तक का समय पाकिस्तान में गुजारा और उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि यह एक आधुनिक संगठन है जिसका काम मुख्य तौर पर खुफिया जानकारी जुटाना है। और उनके अनुसार आईएसआई 7 डायरेक्टोरेट्स और विभागों की कई परतों के अलावा विंग है, जो किसी भी आधुनिक इंटेलिजेंस की तरह आईएसआई में भी है। आईएसआई के संगठनात्मक ढांचे में थल सेना का वर्चस्व है, हालांकि नौसेना और वायुसेना से संबंध रखने वाले अधिकारी भी संगठन में हैं। आईएसआई के डीजी विदेशी इंटेलिजेंस एजेंसियां और इस्लामाबाद में स्थित दूतावासों में तैनात फौजी अताशियों से संपर्क के केंद्र की भूमिका निभाते हैं। इसी तरह पर्दे के पीछे वो इंटेलिजेंस के मामलों पर प्रधानमंत्री की चीफ एडवाइजर के तौर पर काम करते हैं। एक सीनियर फौजी अफसर ने बीबीसी को बताया कि सशक्त सेनाओं में आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में एक अलग इंटेलिजेंस एजेंसी होती है, जिसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस, एयर इंटेलिजेंस और नेवल इंटेलिजेंस शामिल है, जो अपनी अपनी संबंधित सेना के लिए जरूरी जानकारी इकट्ठा करती हैं और कार्रवाई करती हैं। आईएसआई और इन नेताओं की हर संबंधित इंटेलिजेंस एजेंसी के कामकाज में कभी कभार एक ही तरह की जानकारी भी इकट्ठा कर ली जाती है, क्योंकि सभी एजेंसी सैनिक गतिविधियों पर नजर रखती हैं और दुश्मन पर निगरानी रखती है। लेकिन सेना के संगठन में दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसियों की तुलना में आईएसआई सबसे बड़ी है और सबसे प्रभावी और सबसे शक्तिशाली इंटेलिजेंस एजेंसी समझी जाती है। आईएसआई देश में सबसे बड़ी और व्यापक इंटेलिजेंस एजेंसी मानी जाती है, लेकिन इसमें कितने लोग हैं, इस बारे में स्थानीय मीडिया या गैर सरकारी क्षेत्र में कोई आकलन मौजूद नहीं है। और आईएसआई के बजट को भी कभी जनता के सामने नहीं लाया गया, लेकिन वॉशिंगटन स्थित फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की कई साल पहले की जाने वाली पड़ताल के अनुसार आईएसआई में 10,000 अधिकारी और स्टाफ मेंबर हैं, जिनमें मुखबिर और सूचना देने वाले लोग शामिल नहीं हैं। सूचना के अनुसार इसमें 6 से 8 डिवीजन हैं। काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन
सैनिक विशेषज्ञों का कहना है कि आईएसआई का संगठनात्मक ढांचा मूल रूप से उसे काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन पर ध्यान केंद्रित करने वाली इंटेलिजेंस एजेंसी बनाता है। लेकिन इसकी वजह क्या है? और ब्रिगेडियर रिटायर्ड फिरोज एच खान पाकिस्तान की रक्षा व्यवस्था में अहम पदों पर रहे हैं। उन्होंने ईटिंग ग्रास नाम से किताब भी लिखी है। और फिरोज खान ने अपनी किताब में लिखा है कि पाकिस्तान की तीसरी तानाशाह जनरल जिया उल हक को अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के हस्तक्षेप ने परेशान कर दिया था। इस परेशानी के पीछे बड़ी वजह यह थी कि ताकत के नशे में चूर विश्व शक्ति हमारे देश के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। ऐसी स्थिति में कार्टर प्रशासन की ओर से दी जाने वाली सैनिक और आर्थिक मदद संतोषजनक थी, लेकिन सैनिक तानाशाह जनरल जिया के लिए अमेरिकी प्रस्ताव एक अन्य किस्म की परेशानी का कारण था। वो समझते थे कि अमेरिकी मदद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी और सेना की क्षमता को बढ़ाएगी, लेकिन दूसरी ओर अमेरिका के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए ज्यादा जानकारी और पाकिस्तान के अंदर निगरानी की जरूरत होगी, जिससे पाकिस्तान की राष्ट्रीय खुफिया जानकारी सुरक्षित रखने में मुश्किल आ सकती थी। ब्रिगेडियर फिरोज लिखते हैं कि जनरल जिया ने पाकिस्तान में अमेरिका की खुफिया जानकारी इकट्ठा करने की कार्रवाइयों को न्यूट्रलाइज करने और काउंटर इंटेलिजेंस के क्षेत्र में पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विसेज की क्षमता बढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने लिखा कि इसका मतलब आईएसआई के काउंटर इंटेलिजेंस विंग के लिए खुलकर बजट उपलब्ध कराना था। और आप देखिए, उन दिनों अमेरिकी इंटेलिजेंस ऑपरेशन अधिकतर पाकिस्तान खुफिया परमाणु कार्यक्रम से संबंधित थे। और दूसरी तरफ अफगानिस्तान युद्ध के नतीजों में पश्चिमी इंटेलिजेंस के अधिकारियों की एक बड़ी संख्या इस्लामाबाद में स्थायी तौर पर रह रही थी। ये आप देखिए, अफगानिस्तान यही देखने को मिलेगा। और उस समय की सैनिक सरकार ने हालात के हिसाब से पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विसेज को इस ढंग से पुनर्गठित किया कि उसके ध्यान का केंद्र काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन बने। सैनिक सुधारों की व्याख्या से संबंधित डिक्शनरी में काउंटर इंटेलिजेंस का मतलब बताया गया है। काउंटर इंटेलिजेंस जानकारी हासिल करने और विदेशी सरकारों, विदेशी संगठनों, विदेशी लोगों या फिर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों या उनके इशारे पर की जाने वाली जासूसी। इसके अलावा इसमें दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसियों की गतिविधियां, षड्यंत्र या फिर हत्या कर देने की कार्रवाइयों से बचने के लिए की जाने वाली गतिविधियां भी शामिल हैं। और आप देखें, फिरोज खान के विचार के मुताबिक जनरल जिया उल हक आईएसआई की रूपरेखा तैयार करने वाले वास्तुकार थे और वो एक ऐसे अंदाज में काउंटर इंटेलिजेंस को चलाना चाहते थे जो दूसरी सभी इंटेलिजेंस से बेहतर हो और उससे दूसरों पर बढ़त हासिल हो। इसलिए पाकिस्तान इंटेलिजेंस सर्विसेज का ऐसा ढांचा तैयार किया गया कि वह तरक्की करे और पारदर्शी अंदाज में आगे बढ़ती जाए और उसका अतिरिक्त ध्यान के देश के अंदर और बाहर काउंटर इंटेलिजेंस पर केंद्रित हो। फिरोज खान ने लिखा है कि जिया उल हक के पास आगे बढ़ने के रास्ते बहुत कम थे, लेकिन उन्हें दाव लगाना था। परमाणु मामले को कूटनीति से कम किया जा सकता था और अमेरिकी इंटेलिजेंस के जरिए जानकारी लेने में खतरे थे। इस समस्या को बेहतर काउंटर इंटेलिजेंस से हल किया जा सकता था। ज्वाइंट काउंटर इंटेलिजेंस ब्यूरो आज तक आईएसआई के अंदर डायरेक्टोरेट्स या फिर निदेशालय काउंटर इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, जैसे ज्वाइंट काउंटर इंटेलिजेंस ब्यूरो या फिर जेसीआईबी का नाम दिया गया है, जो सबसे बड़ा डायरेक्टोरेट है। और आप देखेंगे, हीन जी किसलिंग अपनी किताब में लिखते हैं कि डिप्टी डायरेक्टर जनरल एक्सटर्नल जेसीआईबी को कंट्रोल करते हैं और उनके अनुसार इसकी जिम्मेदारी विदेशों में तैनात पाकिस्तानी राजनयिकों की निगरानी है। इसके साथ ही मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया, चीन, अफगानिस्तान और पूर्व सोवियत यूनियन से अलग हुए देशों में इंटेलिजेंस ऑपरेशन करना है। जेसीआईबी के 4 डायरेक्टरेट्स हैं और जिनमें से हर एक को अलग जिम्मेदारी दी गई और जिनमें आप देखिए, एक ए ऐसे निदेशक विदेशी राजनयिकों और विदेशियों की फील्ड निगरानी को संभालता है। बी दूसरा निदेशक विदेशी राजनीति से जुड़ी खुफिया सूचना इकट्ठा करता है। सी तीसरे डायरेक्टर की जिम्मेदारी एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व में खुफिया जानकारी इकट्ठा करना है। डी चौथा डायरेक्टर इंटेलिजेंस मामलों में प्रधानमंत्री के सहायक के तौर पर सेवा देता है। यह आईएसआई का सबसे बड़ा डायरेक्टोरेट है और इसकी जिम्मेदारियों में खुद आईएसआई अधिकारियों की निगरानी भी शामिल है। इसका काम राजनीतिक गतिविधियों का हिसाब रखना भी है। यह पाकिस्तान के सभी बड़े शहरों क्षेत्रों में मौजूद है। और आप देखेंगे कि आईएसआई में अन्य निदेशालय, तो डॉक्टर हीन किसलिंग की किताब के अनुसार आईएसआई का दूसरा बड़ा डायरेक्टोरेट ज्वाइंट इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी जेआईबी है, जो संवेदनशील राजनीतिक विषयों से संबंधित है और इसमें राजनीतिक दल, ट्रेड यूनियन, अफगानिस्तान, आतंकवाद निरोधी कार्रवाइयां और वीआईपी सुरक्षा शामिल है।
यह विदेशी दूतावास में खास काम करने के लिए नियुक्त पाकिस्तान के फौजी और फौजी सलाहकारों से जुड़े मामलों की निगरानी करता है। डॉक्टर किसलिंग ने लिखा कि JIN जम्मू कश्मीर का काम देखता है। इसकी मूल जिम्मेदारी खुफिया जानकारी जुटाना या कश्मीरी चरमपंथियों को ट्रेनिंग, हथियार और पूंजी उपलब्ध कराता है। पाकिस्तान पर कश्मीरी चरमपंथियों की मदद के आरोप आप देखते हैं कि लगते रहे, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा इसका खंडन किया। डॉक्टर किसलिंग के मुताबिक ज्वाइंट इंटेलिजेंस यूरोप अलग अलग देशों अमेरिका, एशिया और मध्य पूर्व में जासूसी का काम करता है और एजेंट के जरिए ISI हेडक्वार्टर से सीधे संपर्क में रहता है। यह विदेशों में तैनात अधिकारियों की मदद से खुफिया जानकारी जमा करता है या अपनी आक्रामक कार्रवाइयों के लिए ट्रेनिंग हासिल कर चुके जासूसों का भारत और अफगानिस्तान में इस्तेमाल भी करता है। सेना और ISI में मतभेद। तो एक रिटायर्ड सीनियर फौजी अधिकारी के अनुसार ISI पाकिस्तान आर्मी के साये में काम करती है, जो उसे बेतहासा सैनिक शक्ति देती है, लेकिन उनके अनुसार उनके संबंधों में कभी कभी दरार भी देखी गई है, जो अतीत में खुलकर सामने भी आई है। और उन्होंने नाम ना उजागर करने की शर्त पर कहा कि फौजी विशेषज्ञ उदाहरण देते हुए बताते हैं कि 12 अक्टूबर 1999 की बगावत नवाज शरीफ सरकार के खिलाफ तो थी ही, लेकिन यह ISI के संगठन के खिलाफ भी थी। ISI अपने महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जियाउद्दीन भट्ट के साथ थी, जिसे उस समय के प्रधानमंत्री ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया था। दूसरी बार यह दरार उस समय नजर आई जब जनरल मुशर्रफ के दौर में ISI ने अपना मीडिया विंग शुरू कर दिया था और जिसने स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के साथ अपने संबंध बनाए। एक वरिष्ठ पत्रकार ने नाम ना बताने की शर्त पर कहा कि ISI का मीडिया विंग कभी कभी स्वतंत्र ढंग से काम करता है और यह काम इस मकसद से बिल्कुल अलग होता है कि ISPR कर रहा होता है। ISPR पाकिस्तान सेना की जनसंपर्क इकाई है। मीडिया पर इस विंग के दबाव का ISPR के दबाव के साथ समानांतर प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, जिसे आप लोग शॉर्ट में ISI कहते हैं, ये इसकी कहानी है। अब आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो, किसी और टॉपिक पर बात करनी हो तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।